ऋण गारंटी मंजूर, लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण। सीएम साय ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की दी बधाई। मुख्यमंत्री का संदेश, नया वर्ष मंगलमय और सुखमय हो। सीएम साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का किया शुभारंभ। सीएम ने बोले, पीवीटीजी क्षेत्रों तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधा, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का लक्ष्य। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2026 के अंग्रेजी नववर्ष पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया साल राज्य के लिए खुशहाली और विकास लेकर आए। सरकार जन कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हुए विकास कार्यों को नई गति देगी। इस शुभकामना संदेश से प्रदेश में नववर्ष का उत्साह उमंग बढ़ी है। वर्ष 2025 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है और हम लोगों का भी सरकार का इस साल का आखिरी कैबिनेट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी होंगे और हम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को इंग्लिश नववर्ष की अग्रिम में बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। उनका वर्ष 2026 मंगल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का शुभारंभ किया। यह पहल राज्य के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाएगी। इन मोबाइल यूनिट्स के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में इलाज, जांच और दवाइयों की सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और विशेषकर अनुसूचित विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति पीवीटीजी, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझमाड़िया, और 18 जिले में रहते हैं। कुल 2100 बसाहट है इनका और मात्र 2,30,000 की इनकी आबादी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो देश के हर वर्ग की चिंता करते हैं। और ये पीवीटीजी के लोग तो समाज के सबसे अंतिम छोर के लोग हैं, जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण से पीछे हैं। और उनके लिए नवंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इसमें व्यवस्था है। इस योजना के माध्यम से उनकी बसाहटों में सड़कें पहुंच रही हैं, उनका प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है। तो उसी दिशा में वहां पर स्वास्थ्य भी नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आज 57। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 5500 रुपये प्रति बोरा खरीदी हेतु ऋण गारंटी, लघु वनोपज संघ को 30 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण समेत 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनसे वित्तीय बोझ कम होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि 2023-24 से सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी आई है। 550 करोड़ रुपए की लागत से 81 योजनाएं पूरी की गई हैं, जिनमें OPRMC और मेंटेनेंस गारंटी के काम शामिल हैं। बिलासपुर संभाग को प्राथमिकता देते हुए 841 करोड़ रुपए से व्यापक मरम्मत की जा रही है। दिसंबर तक राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार का लक्ष्य तय किया गया है। सक्ती जिले में 48 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया है। पिछले 2 साल में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से तेज गति से सड़कों के विकास का काम, मरम्मत का काम हमने प्रारंभ किया है। पिछले 2 ही साल में 8,000 करोड़ से अधिक के कामों की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है और प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत टेंडर होना और टेंडर होकर काम चालू होना, ऐसा हुआ है। अनेक योजनाएं से काम प्रारंभ हुई है। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 892 करोड़ रुपए की स्वीकृति से 8 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में राज्य के
जो पहुंच विहीन गांव है वहां सड़क और पुल बनाने की योजना हमारी है। 19 सड़कों को चिन्हांकित किया है जिसे द्रुतगामी सड़क के रूप में विकसित करेंगे। उस मार्ग में पुलिया सकरी है, कहीं पर 4 लेन की जरूरत है, कहीं पर 2 लेन की जरूरत है। तो ऐसा करते हुए उन 19 चिन्हित मार्गों को द्रुतगामी सड़क के रूप में विकसित करेंगे। शहरों में 4 लेन सड़क बनाने की योजना है। शहरीकरण को देखते हुए, यातायात को ध्यान में रखते हुए शहर में 4 लेन सड़कों का निर्माण हो, इसकी योजना है। नेशनल हाईवे की भी लगातार स्वीकृति भारत सरकार से मिल रही है, उस दिशा में भी तेज गति। छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विजय साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। नई नीति के तहत MSME सेवा क्षेत्र, पर्यटन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा में विशेष बढ़ावा मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य तेजी से निवेश गंतव्य बनेगा। 2025 के अंतिम दिन आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने की अनुमति दी गई। कवर्धा विधायक और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बोडला विकासखंड के सरेखा ग्राम निवासी दिव्यांग नेमी सिंह साहू को पेट्रोल चलित स्कूटी प्रदान की। नेमी सिंह साहू 12 वर्ष पूर्व दुर्घटना में पैर खो चुके थे। उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की गई। विजय शर्मा ने स्वयं चाबी सौंपी और स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कराई। नेमी ने इसे आत्मसम्मान का प्रतीक बताया। कवर्धा क्षेत्र में अब तक 100 से अधिक दिव्यांगों को सहायक उपकरण मिल चुके हैं। मनरेगा को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसकी मूल भावना को कमजोर किया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 60 से 40 के नए फार्मूले से राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह मनरेगा का जो गुणगान करने आए हैं। अब मोदी सरकार के द्वारा जो मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी योजना किया गया है वो पूरी तरीके से भ्रामक, गलत और असत्य है। मोदी सरकार ने न सिर्फ मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया है, मनरेगा की जो मूल आत्मा थी गरीब मजदूरों को उनके गांव में ही काम रोजगार उपलब्ध कराने की, उस मूल आत्मा को नष्ट करने का काम किया है। अब मनरेगा से केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का भी काम कर रही है। 60-40 का रेशियो कर दिया गया, राज्यांश को बढ़ा दिया गया, केंद्रांश को कम कर दिया गया। अभी वर्तमान में तो जब कि केंद्रांश ज्यादा है तब राज्य सरकारें मनरेगा का पूरे दिन काम नहीं दे पा रही हैं। अब राज्यांश बढ़ाने के बाद कौन राज्य सरकार इसमें पूरा काम देगी? ये पूरी तरीके से मनरेगा को नष्ट करने की साजिश की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शिक्षक भर्ती 2023 के सहायक शिक्षक के 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आदेश दिया है। याचिकाओं 3052 2025, 399 2025 और 3940 2025 में 26 सितंबर 2025 को पारित आदेश अनुसार 2 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अभ्यर्थी योग्य होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित हैं और वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद न्याय प्राप्त किया है। कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा समाप्त हो चुकी है। ये उनका अंतिम अवसर है।
डीएड के अभ्यर्थी अपनी जायज मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से धरने में बैठे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि उन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए। उस आदेश का उल्लंघन करते हुए भी सरकार के हाथ में जूं नहीं लग रही है। आज हर दिन वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो हर दिन वो बीमार पड़ रहे हैं। हर एक दो छात्र जो अस्पताल पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा जो है चयन परीक्षा चयन करके रोजगार का अधिकार मांग रहे हैं। ये तमाम मुद्दे को लेकर आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में कलेक्टरों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं कि तत्काल उन्हें रोजगार व्यवस्था किया जाए, तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए। सरकार 24 घंटे में नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो युवा कांग्रेस हमारा आंदोलन हर दिन तेज है। राजधानी रायपुर के तिल्दा खोना धान खरीदी केंद्र पर किसानों ने टोकन ना कटने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस के पूर्व रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष उदय वर्मा और अन्य नेता किसानों के साथ धरने पर बैठे। किसानों ने प्रशासन पर खरीदी प्रक्रिया में लापरवाही का आरोप लगाया। धरना जारी रहा और किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन से चर्चा की उम्मीद। सरकार जो है किसानों को शुरू से किसानों को परेशान कर रहा है। पहले तो खाद बीज के लिए परेशान किए, उसके बाद एग्री स्टेक के नाम से परेशान किए। अब जो है धान का लिमिट यहाँ बढ़ा नहीं है, जिसके कारण से किसान को आज तक टोकन नहीं मिला है। केवल 20 दिन धान खरीदी में शेष रह गया है और खौना सोसाइटी में केवल 30% धान खरीदी हो पाया है। इस स्थिति में किसान काफ़ी चिंतित है। आसपास के धान खरीदी केंद्र में जितने भी गांव आते हैं उनके किसान यहाँ पर उपस्थित है और सभी का जायज मांग है कि धान की लिमिट बढ़ाई जाए और किसानों को टोकन समय पे दी जाए, ताकि किसान ये सुनिश्चित कर सके कि हमारी धान बिक जाएगी। इसी जन आक्रोश के कारण आज यहाँ धान खरीदी केंद्र खौना में तालाबंदी किया गया है। इनकी जायज मांगों का हम सब यहाँ समर्थन करने आए हैं। ये आंदोलन जब तक ठोस आंदोलन के लिए बात दिए हुए हैं, उसका निराकरण के लिए आगे पहल नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन ऐसी चलता रहेगा और किसानों को परेशान करना सरकार बंद करे, तत्काल टोकन उपलब्ध कराए, यहाँ की धान की खरीदी की लिमिट बढ़ाए। साथ ही यहाँ काफी नववर्ष की आपात स्थितियों से निपटने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने जिला अस्पताल में 50 जवानों को सीपीआर और फर्स्ट एड किट का प्रशिक्षण दिया। डॉक्टरों ने जवानों को जीवन रक्षक कौशल सिखाया। थाना पुलिस लाइन और डायल 112 के जवान भी इस प्रशिक्षण में शामिल हुए। पुलिस पब्लिक के साझेदारी के माध्यम से जीरो इंसिडेंट जीरो एक्सीडेंट का संकल्प लिया गया। मुंगेली पुलिस ने बरेली में 26 दिसंबर को हुई हत्या के मामले में 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप साहू, वनीत साहू, रवि निर्मलकर, राजा धुरी, प्रदीप धुरवंशी, मनीष साहू और योगेश साहू शामिल हैं। पुलिस ने मामले की आगे की जांच तेज कर दी है। हम लोगों को पूरा घटनाक्रम में ये पता चला है कि ये पूरा हत्याकांड के पीछे में राजकुमार धुरी की पैप साहू के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा जबरदस्ती खरीदने और उस पर कब्जा करने की नियत इसका मुख्य इस घटना के पीछे की वजह रहा। घटना की वजह को जब हम लोगों ने पूछा या आरोपी से पूछताछ किया तो हम लोगों को ये पता चला कि इस घटना को अंजाम देने के लिए करीबन वो साल भर से पीछे इसकी फिराक में थे। इसके लिए प्रदीप साहू ने अपने साथियों का एक गैंग बना करके रखा हुआ था। घटना के दिन में राजकुमार धुरी बैंक में आया था अपने अकाउंट संबंधी कार्य को करने के लिए, तो वहां पर प्रदीप साहू ने देखा कि वह एक ही जने हैं। तो प्रदीप साहू ने अपने साथी मनीष और अन्य सभी साथियों को बुलाया और बुलाने के बाद में वह यहाँ से स्कूटी के माध्यम से यहाँ पर वो लोग नानघाट की तरफ भागे। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपने रिश्तेदार की कार बदली वहां पर और वहां से यह आगे भाटापारा होते हुए पूरे घूमते घूमते फिर से ये रायपुर गए और रायपुर से घूमते घूमते फिर बिलासपुर, कोटा आसपास के क्षेत्र में ये छिपे हुए थे। जब हम लोगों ने इस घटना के बारे में देखा तो महत्वपूर्ण चीज ये था कि इस घटना में प्रदीप साहू के साथी के द्वारा, प्रदीप साहू और उसके साथी के द्वारा पूरी प्लानिंग किया गया था और इस प्लानिंग में हत्या करने के लिए उसको पहले किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद में ठकुरी कापा का जो जंगल क्षेत्र था उस क्षेत्र में ले करके उसको पहले ये लोग मारे। मारने के दौरान उसके काफी उसको चोट लगा, ब्लीडिंग हुई और उसके
सुशीलांशु शुक्ला ने कांकेर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कफन दफन पर विरोध को सही ठहराने वाले दृष्टिकोण पर सवाल उठाया। सामाजिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार मृतक की अंतिम क्रिया में कभी अवरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, कांकेर में जो कुछ हुआ था वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक था। और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसके बाद यदि वो बड़ा सा बड़ा गुनाहगार भी हो तो उसको माफ़ी दी जाती है। और सनातन धर्म में जो अंतिम क्रिया है, उस अंतिम क्रिया के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें कभी कोई अवरोध पैदा नहीं किया जाता। दुश्मन की भी अंतिम क्रिया में लोग शामिल होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की कफन दफन का मामला है, वहाँ पे विरोध होता है, तो निश्चित तौर पे सनातन की परंपरा नहीं मानी जाती है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने आप को सनातन का रक्षक बताते हैं, ये जो इस बात की पैरोकारी कर रहे हैं कि कांकेर में जो हुआ था ठीक हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि नववर्ष 2026 के स्वागत को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए धमतरी जिले में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। जिले भर में सघन पुलिस तैनाती, नाकेबंदी, मोबाइल पेट्रोलिंग और यातायात नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। नशे में वाहन चलाने वालों और नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन का संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसके माध्यम से नववर्ष से संबंधित विभिन्न संदेशों को भी प्रसार किया गया और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से निकाला गया है। इसके साथ ही नववर्ष की जो तैयारियां हैं, इसके संबंध में फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं जगह जगह पे, और जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ के लिए व्यवस्था लगाई गई है। छत्तीसगढ़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।